गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत मिस्र कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों ओर से डाक टिकट का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मिस्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस साल भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। तो वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क शहर में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। मुझे पता था कि वो अपने देश को आगे ले जाएंगे। मैंने हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को मिस्र में आमंत्रित किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस पार्टी को साउथ भारत में बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की घोषणा की है और कहा कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने पर असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था, वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। बता दें कि अनिल एंटनी ने कहा था कि ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज पहाड़ी राज्य हिमाचल 53 वर्ष का हो चुका है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। अपने 5 दशक से ज्यादा के इतिहास में हिमाचल ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी राज्य को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रकृति की सुरमई वादियों से सुसज्जित देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने एक अहम पहल की है, जिसके तहत छात्रों को G20 की गतिविधियों से जोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से एक अभियान शुरू करेगी, जिसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान शामिल होंगे। G20 की मेजबानी देश के लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसे में इसे सिर्फ कुछ बैठकों या चर्चाओं तक सीमित न रखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी और यादगार बनाने की कोशिश की है। इस पहल से देश में G20 के प्रति युवाओं का जुड़ाव भी बढ़ेगा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी को 1000 से अधिक फैसलों का 10 भाषाओं में अनुवाद जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदी के अलावा इन फैसलों का अनुवाद पूर्वी और पूर्वोत्तर की भाषाओं जैसे उड़िया, असमी, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बांग्ला में भी किया जा रहा है। देश को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से लोगों का बचाव करेगी। बता दें कि HPV वैक्सीन को बनाने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ कई महीनों से जुटे थे। लगभग 5 महीने पहले उनकी वैक्सीन क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के नाम से तैयार की गई थी। भारत में बनी ये ऐसी पहली वैक्सीन है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कुल 901 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 140 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक और 93 पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सराहनीय सेवा के लिए 668 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि 55 जवानों को
होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये वीरता का मेडल होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा के लिए जवान की वीरता और बहादुरी के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी समग्र निगरानी और युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए 130 आधुनिक ड्रोन प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ड्रोन निगरानी के साथ ही लड़ाकू भूमिका में भी सक्षम होंगे। इनकी तैनाती से सीमाओं पर भारतीय सेना और बेहतर तरीके से दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकेगी। बता दें कि प्रत्येक ड्रोन सिस्टम में 2 एरियल व्हीकल होंगे, उनमें विस्फोटक सामग्री भी होगी। इन ड्रोन से जो सूचनाएं भेजी जाएंगी वे कंट्रोल रूम को। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करने के तालिबानी फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का बयान सामने आया है। उन्होंने तालिबान से गुजारिश की है कि वे लड़कियों की शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लें। शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए गुटरेस ने कहा कि अब समय आ गया है जब सभी राष्ट्र शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए आगे आएं। गुटरेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ चुका है। साथ ही कहा कि मैं विशेष रूप से लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए अपमानजनक और आत्मपराजय प्रतिबंध को हटाने के लिए अफगानिस्तान के वास्तविक अधिकारियों से आह्वान। दिल्ली दंगों के दौरान स्कूल जलाने के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। वहीं आरोपों में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और मामले में 3 आरोपी हैं। शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान पर आगजनी करने का आरोप था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने के पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही कहा कि दंगाइयों का उद्देश्य हिंदू संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बिहार में मदरसों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 2459 सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके संसाधनों के बारे में जांच करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने जांच पूरी होने तक राज्य के 609 मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया है। बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब 7.5 लाख युवाओं को अगले 1 वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है। बता दें कि अभी तक इस अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल पा रहा था, लेकिन अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। खाद्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2013 और 2014 से गेहूं और धान का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। गेहूं के मामले में खरीद वर्ष 2013 और 2014 में 250.72 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021 और 2022 में 433.44 लाख टन हो चुका है। वहीं कीमत भी 33,847 करोड़ रुपए से बढ़कर 85,604 करोड़ रुपए हो चुकी है। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले वर्ष 2013 और 2014 में 1,350 रुपए था, यानी कि इसमें 57% की बढ़ोतरी हुई है। धान के मामले में एमएसपी वर्ष 2013 और 2014 के 1,345 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में लगभग 53% बढ़कर 2,060 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में धमाकेदार अंदाज में 360 रन जड़ने के बाद शुभमन गिल बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। ये पहली बार है जब वह वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। यहाँ खास बात यह है कि उन्होंने इन फॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है। कोहली अब 7वें पायदान पर हैं। टॉप 10 में रोहित शर्मा भी मौजूद है। बता दें कि 2 हफ्ते पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन के कारण शुभमन गिल ने लंबी छलांग लगाते हुए वनडे रैंकिंग में 26वां स्थान हासिल किया था। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को 95 ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस गाने को MM किरवानी ने कंपोज किया है। पिछले दिनों नाटू नाटू गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड अपने नाम किया था, जबकि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू गाने ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता था। SS राजमौली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए गाने से जुड़े लोगों को थैंक यू बोला है।